हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आज हम अपने एम्ब्रियोलॉजी का जनरल एम्ब्रियोलॉजी का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जो है फीमेल गैमेटोजेनेसिस, और इसको हम बोलते हैं oogenesis। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैंने शुरू में बताया कि एम्ब्रियोलॉजी इज जस्ट लाइक ए स्टोरी, तो oogenesis को भी अपन को स्टोरी की तरह ही सुनना है। तो इस स्टोरी को जब सुनेंगे तो सेम चीज़ इसमें भी फोकस करना है कि कौन सा इवेंट्स कब हो रहा है, उस चीज़ पे तुमको फोकस करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन कब है। क्योंकि वेरियस एग्जाम में oogenesis से लगभग हर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और जो हम लोगों से कई बार गलत हो जाते हैं, और जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं उनमें सब में इनसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चीज़, जो ये oogenesis है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो मैंने जो अपना पीपीटी बनाया है, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं वेरियस एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, सबको मैंने थ्योरी के फॉर्म में ऑलरेडी अपने पीपीटी में लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके उनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन oogenesis को स्टार्ट करते हैं। oogenesis का मीनिंग क्या है? oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम oogonia, ये इसका मीनिंग है। और आप सिंपली ऐसे कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स इज नोन एज oogenesis। जो oogenesis है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस ऑफ oogenesis है, ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जो oogenesis का प्रोसेस है, जब फीमेल फीटस अपने मदर के पेट में होता है, उसी टाइम उसके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जबकि मैंने तुमको पढ़ाया है स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर बर्थ और इवन आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। ये oogenesis का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा चीज, जब ये oogenesis होता है तो ये स्टार्ट तो हो जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, इसको अपन बोलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट, बट ये कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट आफ्टर प्यूबर्टी और आफ्टर बर्थ ही होता है, उसको अपन बोलते हैं पोस्टनेटल डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा, जैसा मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया, सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं। फीमेल में भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं, मेल में भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं। तो oogenesis का भी स्टार्टिंग इनिशिएशन प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही होता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो सेकेंड वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनते हैं, एपीब्लास्ट सेल से बनते हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ वीक में ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं एंडोडर्मल वॉल ऑफ योक सैक पे आके पहुंच जाते हैं। फिर इनमें फर्दर मल्टीप्लिकेशन और प्रोलिफरेशन होता है, और धीरे धीरे ये फिफ्थ वीक तक ये गोनेड्स या ओवरी तक पहुंच जाते हैं। यहां तक ये स्टोरी मेल और फीमेल दोनों में सेम है। ठीक है, जो मैंने ये यहां तक बताया तुमको, इसको मैंने लिखा है, एक बार आप देख लो। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम oogonia, इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। दो तरह से डेवलपमेंट होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट, पोस्टनेटल डेवलपमेंट। oogenesis स्टार्ट थ्रू प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ओनली। सेकेंड वीक पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं, एपीब्लास्ट सेल से बनते हैं, माइग्रेट करते हैं एंडोडर्मल वॉल ऑफ योक सैक पे थर्ड और फोर्थ वीक में माइग्रेट करते हैं, एंड फाइनली ओवरी पे ये फिफ्थ वीक में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, इनके बारे में मैं एक दो पॉइंट तुमको, वैसे तुम जानते हो बट फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, इनके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर हैं वो 2n होता है, मींस 46 क्रोमोजोम होते हैं। 1 सेट मैटरनल होता है, 1n मैटरनल होता है, 1n पैटर्नल होता है, मींस 23 क्रोमोजोम मैटरनल होते हैं, 23 क्रोमोजोम पैटर्नल होते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के अंदर, वो भी 2n, इसको अपन कैपिटल N से लिखते हैं। 2n मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें 2n होता है, मींस क्योंकि ईच क्रोमोजोम सिंगल स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसका अमाउंट ऑफ डीएनए 2n होगा। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, इनके अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होके ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं oogonia में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो ये oogonia बने, इनको अपन बोलते हैं फीमेल जर्म सेल्स। ये जो फीमेल जर्म सेल्स या oogonia हैं, इनके अंदर भी क्रोमोजोम नंबर सेम होगा जैसा कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में होता है। और ये oogonia का जो
बनने के बाद ये जब उगोनिया बन जाते हैं, इनके चारों तरफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स जो कि ओवरी की एपिथेलियम से ही डेवलप होती हैं, वो इनको सराउंड करने लगती हैं। तो इसको अपन बोलते हैं उगोनिया। ये अभी तक जो भी मैंने बताया इसको ये लिखा है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स 2n होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 1 पैटर्नल 1 मैटरनल, 2n अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। दूसरा फ्लैट एपिथेलियल सेल डिराइव्ड फ्रॉम ओवेरियन एपिथेलियल इनको सराउंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो ये उगोनिया बने, इन उगोनिया जो कि फ्लैट एपिथेलियल सेल से, फ्लैट फॉलिकुलर सेल से सराउंडेड है, इनमें फर्दर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और ये जो उगोनिया है मल्टीप्लाई हो के बहुत सारे उगोनिया बना देते हैं जो कि एक क्लस्टर के फॉर्म में फॉलिकुलर सेल से सराउंडेड रहते हैं। अब जब इनका नंबर खूब सारा बढ़ जाता है, जब सिग्निफिकेंट नंबर इनका इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद सारे उनमें से एक उगोनिया जो है वो एनलार्ज होने लगता है, साइज में बड़ा होने लगता है और बाकी सारे उगोनिया डीजनरेट होने लगते हैं। और अब जो डीजनरेट होने के बाद केवल एक सिंगल उगोनिया बचता है, ये फ्लैट जो कि फ्लैट फॉलिकुलर सेल से सराउंडेड रहता है। अब जो ये डीजनरेट होने के बाद जो सिंगल उगोनिया बना जो कि सराउंडेड है फ्लैट फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल से, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी oocyte। तो ये जो प्रोसेस है सारा अभी तक माइटोसिस से हो रहा है। तो चाहे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हो, चाहे उगोनिया हो, चाहे प्राइमरी oocytes हो, इनके अंदर सारा का सारा अभी तक जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है 2n। ये जो अभी तक मैंने जो बताया इसमें लिखा है उगोनिया जो माइटोसिस से डिवाइड होता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। 1 उगोनिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज देयर नंबर, once ugonia increases significantly increases their number, now one ugonia start enlarging, other ugonia degenerate and now have only single ugonia which is surrounded by flat epithelial cells. This ugonia which is surrounded by flat follicular epithelial cells, this is known as primary oocyte. ये जो प्राइमरी oocytes है इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर सेम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उगोनिया बने वो टिल 9th वीक तक बनते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कब आए ओवरी में? 5th वीक में आए। प्राइमोर्डियल जर्म सेल उगोनिया में कम कन्वर्ट हुए, 9th वीक पे हो गए। प्राइमरी oocyte जो उगोनिया है ये प्राइमरी oocyte में 12th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन, ये अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ की ही बात हो रही है। 12th वीक तक आते आते ये जो उगोनिया हैं ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये प्राइमरी oocyte बन गया, इसके अंदर अब माइटोसिस नहीं होगा, अब मियोसिस होगा। मियोसिस जो है, मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन है इस उगोनिया में इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो मियोसिस स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन ये पूरा इंट्रायूट्राइन लाइफ में कंप्लीट नहीं होगा और ये मियोसिस का प्रोसेस केवल प्रोफेज तक जाएगा और प्रोफेज की एक स्टेज होती है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, उसी में जाके इसका अरेस्ट हो जाएगा। मींस जो ये प्राइमरी oocyte हैं ये बनने के तुरंत बाद इनमें मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन जैसे ही इसकी प्रोफेज फेज आएगी, प्रोफेज फेज की भी डिप्लोटीन स्टेज आएगी, उसमें ये अरेस्ट हो जाएगा। मींस इसका फर्दर डेवलपमेंट अब मियोसिस में नहीं होगा। जो मियोसिस की अदर स्टेज हैं, मेटाफेज और अदर जो भी है वो नहीं होंगे। अब ये अरेस्ट कब तक रहेगा? टिल प्यूबर्टी तक रहेगा। मींस जब बर्थ होगा तो उस टाइम जो ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte होंगे जो कि डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्टेड रहेंगे। इस अरेस्टेड स्टेज को अपन बोलते हैं डिक्टिएट स्टेज। इस अरेस्टेड स्टेज को अपन बोलते हैं डिक्टिएट स्टेज। कौन सी स्टेज में अरेस्टेड हो रहा है? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। एक पॉइंट और, जब ये अरेस्टेड फेज है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एक्चुअली जब भी मियोटिक डिवीजन हो या कोई भी डिवीजन हो, माइटोसिस हो इवन, तो जो प्रोफेज स्टेज है इसमें पूरे डिवीजन की तैयारी होती है, प्रिपरेटरी फेज होती है। उस टाइम जब ये मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट, तो इसकी जो प्रोफेज 1 है उसमें जो ये प्राइमरी oocyte का डीएनए है वो खुद को रिप्लिकेट कर लेता है और रिप्लिकेट करके डुप्लीकेटेड या डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बना देता है। इस वजह से जो अमाउंट ऑफ डीएनए है इस डिप्लोटीन स्टेज जो अरेस्टेड स्टेज है इसमें 4n होती है। ये एग्जाम में कम से कम
मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया है, तो ये तुमको याद रखना है। तो अभी तक तुमने सुना 5th वीक पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बन गए, 9th वीक तक आते आते ये ऊगोनिया में कन्वर्ट हो गए, ऊगोनिया में मियोसिस स्टार्ट हो गया, सॉरी प्राइमरी ऊसाइट में ऊगोनिया बन गए 9th वीक पे, जो ऊगोनिया है 12th वीक आते आते प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट है इनमें मियोसिस हो गया, स्टार्ट तो हो गया बट अरेस्ट हो गया, किस फेज में? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो गया। कब तक अरेस्टेड रहेंगे? टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सेम पॉइंट को बार बार मैंने लिखा है क्योंकि ये बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही सारे के सारे ऊगोनिया प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो एट बर्थ देयर इज नो ऊगोनिया, ओनली 2 मिलियन प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट होते हैं। इसकी नंबर कितना है वो मैं एग्जैक्टली एक बार फिर से आगे लिखा है वो मैं बताऊंगा। इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही प्राइमरी ऊसाइट स्टार्ट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बट इट डज नॉट कंप्लीट, इट गेट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ डिप्लोटीन स्टेज एंड दे स्टॉप देयर फर्दर प्रोग्रेस ऑफ इन मियोसिस 1, ठीक है। और प्राइमरी ऊसाइट कभी भी सेकेंडरी ऊसाइट में इंट्रायूटेराइन लाइफ में कन्वर्ट नहीं होगा, आफ्टर बर्थ कंप्लीट होगा, ये अपन देखेंगे। एक ये पॉइंट है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार इनको बता रहा हूं क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। जर्म सेल कब बनी? 2nd वीक पे बनी। कहां से बनी? एपीब्लास्ट सेल से बनी। ऊगोनिया कब बने? 9th वीक पे बने। प्राइमरी ऊसाइट कब बना? 12th वीक पे बना। फॉलिकल कब बने? 12th वीक पे बने। और फॉलिकल का जो फॉर्मेशन है कंप्लीट कब हुआ? 20 to 24 वीक्स। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और ये हर एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको सबको लिखा है और इसलिए मैं इनको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है इसको भी देखो, सेम डायग्राम को, सेम चीज को जो भी मैंने अब तक बताया है इसको अपन ने डायग्राम फॉर्म में लिखा है। ये ओवरी है, ओवरी का डायग्राम है, बिफोर बर्थ इंट्रायूटेराइन लाइफ का डायग्राम है। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बने जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। ऊगोनिया बने, ऊगोनिया में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है क्योंकि माइटोसिस से बने। इन ऊगोनिया में फर्दर माइटोसिस होके खूब सारे ऊगोनिया बने, फिर सारे ऊगोनिया डिजनरेट हो गए और एक ऊगोनिया बड़ा होके प्राइमरी ऊसाइट बना दिया, तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। जैसे ये प्राइमरी ऊसाइट बना, इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट तो हो गया लेकिन ये अरेस्ट हो गया, इसमें फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगा। किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज। ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। डिप्लोटीन स्टेज किसकी? डिप्लोटीन प्रोफेज 1 की। कौन सी डिवीजन की? मियोसिस 1 की। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रोमोसोम नंबर देखो, बाकी सब में 2n था, इसमें 4n होगा। 4n क्यों होगा? मैंने अभी बताया था, जब भी मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा उसकी प्रोफेज फेज में या प्रोफेज फेज के स्टार्ट होने से पहले जो इसकी प्रिपरेटरी फेज है उसमें जो प्राइमरी ऊसाइट है इसका जो डीएनए है वो खुद को रिप्लिकेट करेगा और ईच क्रोमोसोम नाउ कन्वर्टेड इनटू डुप्लीकेटेड और डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 4n हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये प्राइमरी ऊसाइट बना, इसको जो प्राइमरी ऊसाइट्स है जो प्राइमरी ऊसाइट्स है ये फॉलिकुलर सेल से सराउंड होता है और जो ये फॉलिकुलर सेल से सराउंड होने के बाद अब स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मींस बेबी का जब बर्थ होता है उस टाइम प्राइमरी ऊसाइट्स प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कितना इनका नंबर होता है? 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। और ये जो 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं इनको अपन बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। और ओवेरियन रिजर्व को हम कब, जब किसी में इनफर्टिलिटी होती है तो ये हम ओवेरियन रिजर्व देखते हैं कि उसके अंदर कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट हैं। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग ड्यूरेशन पे अलग अलग है इसका नंबर, वो भी अपन देखेंगे। दूसरा चीज ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बता भी दिया है, एवरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल है प्राइमरी ऊसाइट्स। एवरी प्राइमरी ऊसाइट स्टार्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बट इट इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब 2-3 पॉइंट और हैं जिनको मैं तुमको फॉलिकल्स के बारे में एक बार तुम पहले सुनो, फिर मैंने लिखा है वो देखना। फॉलिकल के साइज के बारे में, तो जो रेस्टिंग फॉलिकल है उसका साइज 0.02 mm होता है।
मींस रेस्टिंग जो प्राइमोडियल फॉलिकल है उसका साइज 0.02 mm होता है, बट जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन ये जो फॉलिकल्स हैं बढ़ते बढ़ते 18 to 20 mm तक हो जाती हैं। ये इनके साइज के बारे में, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ फॉलिकल, तो मैंने जैसे बताया तुमको जो फॉलिकल हैं 20 वीक पे मैक्सिमम होते हैं, 5th मंथ और 20 वीक पे मैक्सिमम होते हैं। कितने होते हैं? 6 to 7 मिलियन होते हैं। फिर ये धीरे धीरे इनका नंबर कम होता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ आते आते केवल ये 1 to 2 मिलियन फॉलिकल ही रह जाते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी तक आते आते ये केवल 4 to 5 lakhs फॉलिकल रह जाते हैं। तीसरा, जब ये फॉलिकल्स 4 to 5 प्यूबर्टी पे रह गए एंड आउट ऑफ 4 to 5 फॉलिकल only 500 follicle will mature in entire lifetime of the female and around 1000 follicle undergo atresia every month। तो ये कैलकुलेशन है और ये याद रखना है तुमको क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। रेस्टिंग फॉलिकल का साइज 0.02 mm, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन मींस ग्राफियन फॉलिकल का साइज 18 to 20 mm तक हो जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल 5th मंथ पे होता है, 20 वीक पे होता है। कितना होता है? 6 to 7 मिलियन होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 to 2 मिलियन फॉलिकल होते हैं। प्यूबर्टी पे 4 to 5 लाख फॉलिकल होते हैं और 500 फॉलिकल विल मैच्योर इन एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द फीमेल एंड अराउंड 1000 फॉलिकल अंडरगो एट्रेसिया एवरी मंथ, इसलिए इनका नंबर धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये जो स्टोरी अब तक अपन ने सुनी ये था प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो मींस प्रीनेटल डेवलपमेंट में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बने, प्राइमोर्डियल जर्म सेल उगोनिया में कन्वर्ट हुए, उगोनिया में प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुए, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया डिप्लोटिन स्टेज में। केवल यहां तक का प्रोसेस होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। अब आ गई बात पोस्टनेटल डेवलपमेंट या आफ्टर बर्थ का डेवलपमेंट कैसे होता है। बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं, 2 मिलियन तक हैं एट बर्थ। प्यूबर्टी आते आते ये 4 to 5 लाख हो गए। अब ये जो प्यूबर्टी आई, जब उस टाइम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन निकलता है, LH हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो LH हार्मोन है इसकी वजह से जो प्राइमरी oocyte या जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो अपना मियोसिस 1 जो उसका अरेस्टेड हो गया था वो रिज्यूम हो जाता है, मींस वो कंप्लीट हो जाता है। कब? जब प्यूबर्टी पे LH हार्मोन सिक्रीट होता है, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इस कन्वर्जन को जो प्राइमरी oocyte है अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी oocyte इनटू द सेकेंडरी oocyte कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी होता है। क्यों होता है? LH की वजह से होता है। और इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जनरली हम सोचते हैं ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी oocyte इनटू सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओव्यूलेशन। कब होता है? प्यूबर्टी पे होता है। जब ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है तो एक्चुअली क्या होता है, ये डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है तो 2 सेल्स बनती हैं। एक सेल्स के अंदर सारा का सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है, दूसरी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं जाता या थोड़ा बहुत जाता है। तो जिस सेल के अंदर सारा का सारा साइटोप्लाज्म चला गया उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और दूसरा जो सेल बनी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं गया उसके अंदर उसको अपन बोलते हैं पोलर बॉडी। क्रोमोजोम नंबर दोनों में इक्वली डिवाइड होंगे। सेकेंडरी oocyte में भी 23 क्रोमोजोम होंगे, मींस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। पोलर बॉडी में भी 23 क्रोमोजोम होंगे, वो भी कितने होंगे? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो मींस जब मियोसिस कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है? आफ्टर प्यूबर्टी कंप्लीट होता है। क्यों होता है कंप्लीट? रिलीज ऑफ LH की वजह से होता है। LH कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और 2 सेल बना लेता है। 2 सेल में से एक सेल में सारा का सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है, दूसरी सेल में बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं जाता। जिस सेल में सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है उसको अपन सेकेंडरी oocyte बोलते हैं,
जिसमें बिल्कुल भी नहीं जाता उसको अपन पोलर बॉडी बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, दोनों में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज कब हुई? जब मियोसिस कंप्लीट हुआ, मींस फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ और ओव्यूलेशन हुआ। तो क्वेश्चन में पूछते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, आंसर होता है इसका। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। आफ्टर बर्थ, व्हेन फीमेल बेबी टेक बर्थ, प्राइमरी oocyte इन ओवरी प्रेजेंट एज प्राइमोडियल फॉलिकल till puberty these primordial follicle remain dormant in ovary। at puberty pituitary gland secrete करती है LH हार्मोन। ये LH हार्मोन्स की वजह से क्या होगा? meiosis 1 which is arrested in intrauterine life get resumed। जो as soon as primary oocyte completed its first meiotic division it get converted into secondary oocyte and first polar body। this conversion of primary oocyte and secondary oocyte is known as ovulation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और ये लिखा हुआ है, ये जो LH बढ़ता है बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन किसकी वजह से हुआ? LH बढ़ने की वजह से हुआ। ये जो LH बढ़ता है ये सडनली बढ़ता है, तो इसको अपन बोलते हैं LH सर्ज। और ये कब बढ़ता है इसका भी टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स है। ये अपन फर्टिलाइजेशन में और जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम इस पॉइंट को याद रख लो। ये एग्जैक्ट टाइम है इसका 32 टू 36 वीक बिफोर ओव्यूलेशन LH का लेवल बढ़ जाता है, इसी को अपन बोलते हैं LH सर्ज। तो LH सर्ज बढ़ता है, क्वेश्चन में आता है आफ्टर ओव्यूलेशन, बिफोर ओव्यूलेशन। पहली बात तो बिफोर ओव्यूलेशन। एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन भी दिया 18 आवर्स 20 आवर्स नहीं, 32 टू 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन LH सर्ज होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ये सेम डायग्राम को मैंने फिर से बनाया है, एक बार देख लो। प्राइमरी oocytes है 46 क्रोमोजोम है, मियोसिस हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, इसमें 23 क्रोमोजोम चले गए, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी जो कि रिलीज हुई एट द टाइम ऑफ ओवरी ओव्यूलेशन। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है, सेकेंडरी oocyte जो है इसके अंदर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन वही सेम, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन अगेन ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन भी कंप्लीट नहीं होता और ये अगेन अरेस्टेड हो जाता है मेटाफेज 2। मतलब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन पढ़ रहे हैं इसलिए मेटाफेज 2 बोल रहे हैं, मतलब मेटाफेज स्टेज में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन की में, तो इसलिए अपन मेटाफेज 2 में अगेन ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कब कंप्लीट करता है? ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte कभी भी अपना सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं करेगा। मींस केवल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ये कंप्लीट करेगा। इसको और आगे अपन पढ़ेंगे। जब ये फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, उस टाइम फिर से सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी और ओवम या फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा। क्रोमोजोम फिर से फर्दर वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 23। ठीक है, और कब बनती है सेकेंड पोलर बॉडी? ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो मैंने लिखे हैं। पहले तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज्ड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ओवम फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन मान लो अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो उसके 3 बार ही फर्टिलाइजेशन हुआ, तो 3 बार ही पूरे लाइफ टाइम में उसके सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। तो सेकेंड पोलर बॉडी पूरे लाइफ टाइम में 2 या 3 टाइम्स ही बनती है फीमेल के पूरे लाइफ स्पान में, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं तो 3 बार बनेगी, 2 बच्चे हैं तो 2 बार बनेगी, 1 बचा है तो 1 बार बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं बार बार। दूसरा क्वेश्चन, जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज अरेस्ट में है, ये मेंस्ट्रुएशन के साथ बाहर रिलीज होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें क्या रिलीज होता है? प्राइमरी oocyte रिलीज होता है, ये ओगोनिया रिलीज होते हैं, या सेकेंडरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल ऐसे चॉइस होते हैं? नहीं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और वो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है। ये आंसर है।
तो एवरी मंथ फीमेल इज ओव्यूलेटिंग, व्हेन एवरी मंथ फीमेल इज ओव्यूलेटिंग सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 इज रिलीज। पोलर बॉडी के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पोलर बॉडी क्यों बनती है? पहली बात, ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्रोमोजोम नंबर क्या होता है? सेम होता है जो कि सेकेंडरी oocyte में होता है। क्रोमोजोम नंबर सेम होता है, बस डिफरेंस किस में है? साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसी वजह से ये डीजनरेट होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी पे भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होता है, जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, उस टाइम फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है। सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज नहीं होगी कभी भी। दूसरा एक ये क्वेश्चन भी है, स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी रिलीज नहीं होते हैं, ये तुम लोगों को मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये फॉलिकल्स पे। ये फॉलिकल्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, प्राइमोडियल फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल, सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल, ये आफ्टर बर्थ और आफ्टर प्यूबर्टी ओवरी में बनते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको मैं एक बार तुमको एक एक फॉलिकल का डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल में क्या होता है? प्राइमरी oocyte होता है और जो फ्लैट फॉलिकुलर सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल से कवर्ड रहता है। ये फॉलिकुलर सेल्स कहां से आती हैं? एपिथेलियम ऑफ ओवरी से ही डेवलप होती हैं। और ये जो प्राइमरी oocyte है अपना मियोसिस स्टार्ट कर चुका होता है और डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। और ये प्राइमोडियल फॉलिकल कब तक रहते हैं अपने बॉडी में? जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाती, ठीक है। तो प्यूबर्टी पे प्राइमोडियल फॉलिकल होगा। प्राइमोडियल फॉलिकल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, डिप्लॉयड क्रोमोजोम होंगे, 2n नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम होगा, प्राइमरी oocyte होगा, प्राइमरी oocyte कवर्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स होगा और ये मियोसिस 1 स्टार्ट कर चुका होगा लेकिन अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आ गया अपन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे क्या होगा? इनमें अपने जो FSH हार्मोन सिक्रीट होगा, FSH की वजह से ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल हैं खूब सारे, इनमें से 5 to 15 प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा क्या चेंज होगा? जब ये ग्रो करेंगे तो जो सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स थी वो मल्टी लेयर हो जाएगी, वो भी डिवाइड करके मल्टी लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल बन जाएगी किसके? प्राइमरी oocyte के चारों तरफ। तो कौन सी और कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लैट नहीं रहेंगे, अब क्यूबॉइडल सेल बन जाएंगी। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन जाएगी। मींस जब प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रोथ करने लगेगी या ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर दो चेंज होंगे। पहला जो फॉलिकुलर सेल्स की सिंगल लेयर थी वो क्यूबॉइडल हो जाएगी प्लस मल्टी लेयर हो जाएगी, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, इसका साइज बढ़ जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, प्राइमरी oocyte ही रहेगा इसके अंदर भी, वो भी अरेस्टेड रहेगा डिप्लोटीन स्टेज में। तो एक बार यहां तक देख लो, प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, फ्लैट एपिथेलियल सेल से सराउंडेड है, अरेस्टेड है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवियन साइकिल स्टार्ट, जब ग्रोइंग साइकिल बोलते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल बोलते हैं इसको। FSH आएगा जिसकी वजह से 5 to 15 प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल और मल्टीलेयर हो जाएंगी, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ग्रोइंग फॉलिकल अब बनेगी प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। जब ग्रोइंग फॉलिकल प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल किसको बोलेंगे, क्या डिफरेंस होगा? सबसे पहले जो अपन ने फॉलिकुलर सेल्स पढ़ी उसके चारों तरफ ओवरी का स्ट्रोमा है, तो ओवरी का स्ट्रोमा के अंदर भी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी सेल्स भी डिफरेंशिएट होके एक और लेयर उसके चारों तरफ बना देंगी, उसको अपन बोलते हैं थीका लेयर। थीका लेयर स्टार्ट कहां से हुई? प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। ये कहां से आई? ओवेरियन स्ट्रोमा से आई। फॉलिकुलर सेल्स पहले से थी, अब जो स्ट्रोमा है उसकी सेल्स भी डिफरेंशिएट करने लगी, प्रोलिफरेट करने लगी और एक और लेयर बना देंगी, उसको अपन बोलेंगे थीका सेल। दूसरा चीज, जो
फॉलिकुलर सेल्स हैं और अंदर ओवेरियन प्राइमरी oocytes है। फॉलिकुलर सेल्स अपने अंदर की तरफ और प्राइमरी oocytes अपने बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करने लगता है। तो फॉलिकुलर सेल्स और प्राइमरी oocytes के बीच में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर और बन जाती है। इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा के क्या फंक्शन है, कैसे क्या है, अभी तुमको याद रखना है। जोना पेलुसिडा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। कहां पे होती है? फॉलिकुलर सेल्स और प्राइमरी oocytes के बीच में होती है। इसका क्या फंक्शन है, क्या है, वो अपन फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो ये देखो एक बार, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले ये फॉलिकुलर सेल्स की लेयर थी, ये पहले से भी थी। अब इसके चारों तरफ जो फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं ओवरियन स्ट्रोमा की, वो डिफरेंशिएट करने लगती हैं और थीका लेयर बना लेती हैं। ये थीका लेयर बाद में डिफरेंशिएट करके थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बनाती है, वो बाद में बनता है, लेकिन प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में थीका लेयर बन जाती है। ये कहां से हो जाता है? इसको अपन थीका फॉलिकुलाई भी बोलते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होती है? प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल से। ये पूछते हैं क्वेश्चन कि थीका लेयर कब बनती है? प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में, सेकेंडरी, ग्राफियन जो भी है, तो इसको तुमको याद रखना है, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा मैंने जैसा बताया, जो फॉलिकुलर सेल्स थी, ग्रोइंग फॉलिकुलर सेल्स थी, प्राइमरी oocyte जो है सिक्रीट करता है ग्लाइकोप्रोटीन अपने बाहर की तरफ। ये प्राइमरी oocytes है, ये प्राइमरी oocyte है, ये बाहर की तरफ इस ग्लाइकोप्रोटीन, और ये जो फॉलिकुलर अंदर की तरफ। तो इनके बीच में ये जो लेयर दिखी है पर्पल कलर से, एक लेयर और बन जाती है ग्लाइकोप्रोटीन। इसको अपन ने नाम दिया है जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल की। हाँ, सेकेंडरी फॉलिकल, जब ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है बन गई, अब इसमें सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल बनेगी, तो क्या क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले थीका फॉलिकुलाई है ही, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ओवेरियन स्ट्रेमा से बनी, ये इसमें भी रहेगी। दूसरा, अब इसके अंदर क्या होगा, जो मेन चेंज होगा, जब ये फॉलिकल ग्रो करेगी तो इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी बिटवीन फॉलिकुलर सेल्स। इसको अपन बोलते हैं एंट्रम। दूसरा, कुछ सेल्स जो है, जो ये कुछ फॉलिकुलर सेल रिमेन अराउंड द ओवम एंड जोना पेलुसिडा, इसको अपन बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। तो इसमें दो चेंज होंगे। ये देखो, सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल है, इसके अंदर सबसे पहले वो थीका फॉलिकुलाई तो है ही, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। इसके अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उसके अंदर एंट्रम बन गया। मींस जब ये ग्रो करेगी फॉलिकल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी बिटवीन फॉलिकुलर सेल्स, इसको बोलते हैं अपन एंट्रम। और कुछ फॉलिकुलर सेल्स ओवम के अराउंड स्टिल रह जाएंगी और जोना पेलुसिडा के, उसको अपन बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यूमुलस ओफोरस जो है, ये जो वाली सेल्स हैं इनको अपन बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस, और ये जो कैविटी बन गई इसको अपन बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, अभी तक भी प्राइमरी oocyte जो है अरेस्टेड है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोपेज 1 ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। मींस प्राइमोडियल सेकेंडरी फॉलिकल बन गए, अभी भी प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, सेकेंडरी oocyte नहीं बना है। अब जो प्राइमरी oocyte है वो भी अरेस्टेड है डिप्लोटीन स्टेज में, यहां तक सेम है। ठीक है, ये आफ्टर बर्थ की बात हो रही है, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ग्राफियन जब फॉलिकल बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगी तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा और दो सेल बना देगा। अगेन एक तो बनाएगा सेकेंडरी oocyte जो, और दूसरा जो बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी और ये पोलर बॉडी कहां पे प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच में होगी। तो ये देखो, थीका फॉलिकुलाई है, एंट्रम है, जोना पेलुसिडा है, ये सब उसमें भी बन गया था प्राइमरी में, सॉरी सेकेंडरी में। ये oocyte है। अब इसमें जो चेंजेस हुआ, इसमें ओवम की बजाय अपन ने सेकेंडरी oocyte लिखा है, सेकेंडरी oocyte बन गया और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो गई, जो कि oocyte, सेकेंडरी oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच में है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte कंप्लीट इज फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड डिवाइड इनटू टू सेल, वन सेकेंडरी oocyte, वन पोलर बॉडी। ठीक है, अगेन ये जो सेकेंडरी oocyte बना, इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया और मियोसिस 2 स्टार्ट होके फर्दर ये अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में। ठीक है,
अब क्या होता है, जो ये सेकेंडरी oocyte बना, इसके चारों तरफ जो सेल जो कि अरेस्टेड है मेटाफेज की सेकंड म्यूटिक डिवीजन में, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स जो अपन ने क्यूमुलस ओफोरियस बोला था, उसके वो मिला के ये ओव्यूलेट हो जाता है। ओव्यूलेट हो गया। अब जब ये ओव्यूलेट हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो क्यूमुलस ओफोरियस सेल्स थी, ये अपने आप को ऐसे रेडियली अरेंज कर लेती हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। मतलब जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो उसके साथ में कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स भी आ जाती हैं, उनको अपन बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। ये जो क्यूमुलस ओफोरस हैं, बाहर आने के बाद ये ऐसे अपने आप को उस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ रेडियली अरेंज कर लेती हैं। ये रेडियली अरेंज होने के बाद इसको अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर अपने को दिखता है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। अब जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ये जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू अंदर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अब इसके दो फेट हैं। पहला फेट तो ये है, अगर फीमेल सेक्सुअली इनएक्टिव है या कोई भी अनमैरिड फीमेल है तो क्या होगा, स्पर्म नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन इसका नहीं होगा। अगर सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुएशन में बाहर चला जाता है। 24 टू 48 आवर्स तक ये जो ओवम है फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियम है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। मींस जो पहला फेट तो ये है, अगर स्पर्म नहीं हुए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एपोप्टोसिस के थ्रू। कितने टाइम में हो जाएगा, 24 टू 48 आवर्स में। दूसरा फेट इसका ये है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मींस अगर स्पर्म इसके पास पहुंच गया, जैसे ही स्पर्म का टच सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन से होता है, तुरंत ये सेकेंडरी oocyte जो इसका सेकेंड म्यूटिक डिवीजन मेटाफेज 2 में अरेस्ट था, उसको कंप्लीट कर लेता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना लेता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है। तो ये इसका सेकेंड फेट है। सेकेंडरी oocyte which is ovulate out taken up by fallopian tube। दो फेट हैं, if no sperm no fertilization, a female not active sexually, then this ovum disintegrate by apoptosis in fallopian tube within 24 to 48 hours and then absorbed by fallopian tube epithelium। If secondary oocyte with corona radiator get magic touch of sperm, इसके लिए magic touch की तरह काम करता है, ये सडनली बिकम रीएक्टिवेटेड कंप्लीट सेकंड म्यूटिक डिवीजन एंड फॉर्म डेफिनेटिव ओवम, या इसको अपन फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, एंड सेकंड पोलर बॉडी, ये दो बन जाते हैं। ठीक है, ये कई बार अलग से क्वेश्चन में पूछते हैं तो मैंने इसको एक बार फिर से, तो सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर n होता है, 2n होता है, मींस हैप्लॉइड नंबर होते हैं, dsDNA होता है। एंड डेफिनेटिव जो ओवम है जो फर्टिलाइज हो गया उसके अंदर अगेन क्रोमोसोम नंबर n और 1n होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए होता है, क्योंकि जाइगोट बनना है तो उसमें वापस फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल स्पर्म भी आएगा तो उसके भी क्रोमोसोम इसमें मिक्स करेंगे, तो इसलिए 4n हो जाएगा जाइगोट में 4n नहीं होता, जाइगोट में 2n होता है। इसलिए डेफिनेटिव ओवम या फर्टिलाइज ओवम में क्रोमोसोम नंबर n होते हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए भी 1n होता है। जाइगोट में 2n होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और dsDNA होता है। तो ये हुआ oogenesis के बारे में। तो इसमें सारा जो भी इवेंट्स है मैंने लिखा हुआ है और बार बार रिपीट भी किया है, तो तुम लोग भी इसको बार बार देखें और सारे इवेंट्स कौन से इवेंट्स कब हो रहे हैं उसको ध्यान रखना है। इसमें मेन बात जो था, इसका जो समरी है वो यही है, एक तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो 5th वीक पे बनेंगे, उसके बाद प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स oogonia में 9th वीक पे कन्वर्ट हो जाएंगे, 12th वीक तक आते आते ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्राइमरी oocyte तक बनने का जो प्रोसेस है, उसके बाद ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स जो ओवेरियन एपिथेलियम से डेवलप हो जाएंगी। ये जो प्रोसेस है ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है। आफ्टर बर्थ ये जो प्राइमरी oocyte जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स से कवर्ड थे, इनको अपन क्या नाम देंगे, इनको अपन नाम देंगे
इनको अपन नाम देंगे प्राइमोडियल फॉलिकल। और ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल बने, ये आफ्टर प्यूबर्टी फिर इनमें फर्दर डेवलपमेंट होगा। फर्दर डेवलपमेंट पहले ग्रोइंग फॉलिकल बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। तो कौन सी फॉलिकल कब बनेगी और कौन सी फॉलिकल में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, इस पे तुमको फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो अपन रिकॉर्ड करेंगे फर्टिलाइजेशन और फिर इस सीरीज, इस स्टोरी को अपन आगे से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।